हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्म पे हम लोगों ने कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े थे, जिसमें मैंने कैपलर के 3 लॉ बताए थे और इसके साथ साथ मैंने विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपलर का थर्ड लॉ हम लोगों ने प्रूव किया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है वहां तक सभी को? आगे बढ़ू। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया। वो तुम जो कह रहे हो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी मुझे मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो मैं बताऊं, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। मास की बात कर रहा है और वेट की बात कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, क्लियर? और वेट आपको मालूम है, वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो m यहां मास है, आपने पढ़ा था वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताया था आपको। क्लियर है? वेट के बारे में बताया था। वेट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो वेट चूंकि एक प्रकार का फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो यानी यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। दूसरी बात, जैसे ये पेन 10 ग्राम का है, तो मैं इसे कहीं पे भी ले जाऊं, चाहे अर्थ पे देखूं, चाहे मून पे देखूं, चाहे मार्स पे देखूं, चाहे वीनस पे देखूं, चाहे जुपिटर पे देखूं, मास कभी किसी चीज का चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी मास डज नॉट चेंज विद द प्लेस। समझ गए? मास डज नॉट चेंज विद द प्लेस, यानी ये चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन मुझे मालूम है वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो वेट, चलो मास तो कभी बदलता नहीं, लेकिन जी तो बदल जाता है ना। ज्यादा हाइट पे चले जाए तो जी बदल जाए, गहराई में चले जाए तो जी बदल जाए। नहीं आई बात समझ में? तो जी बदल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट जो होता है दैट चेंज विद द प्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? मास की अगर मैं बात करूं तो भैया, मास को मेजर करने के लिए जिस तराजू का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? मास इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। कौन सी बैलेंस? मैं यहाँ ये फिजिकल बैलेंस तो बोलो, तराजू की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अलग अलग प्रकार की बैलेंस आती है, अलग अलग प्रकार की तराजू आती है। तो मास इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। कौन सी बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस। अब ये सब फिजिकल बैलेंस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये सब जानना हमारा टास्क नहीं है। क्लियर? वैसे शायद 10th में पढ़ा होगा आपने फिजिकल बैलेंस। आई थिंक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ठीक है, ज्यादा पढ़ो मत। क्लियर? मास इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर है? चलूं आगे। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने इशारा लिया है इन चीजों का। यस और नो? तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाती है प्लेस के साथ? वेट की चेंज हो जाती है, मास की चेंज नहीं होती। मास कैसी क्वांटिटी है? वेट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? मास की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट न्यूटन। क्लियर? मास है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ बॉडी। बोलो भैया, किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसी को ही तो आप मास बोलते हो। तो मास है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय अ बॉडी। और वेट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पढ़ाया था पहले भी। आओ देखो, आओ इतने देखो, लियो, ये अर्थ है, ठीक है? अर्थ के ऊपर ये कोई बॉडी मैंने हवा में उछाल दी, तो अर्थ क्या करती है? इसे नीचे की तरफ खींचती है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं ना, तो आप मुझसे बोलते हो मजे। यानी वेट का ये फॉर्मूला है mg। वेट होता क्या है? व्हाट इज वेट? तो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बॉडी पे फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रही है। इस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। m हो गया मास, और एक्सेलरेशन यहाँ पर g हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी की वजह से तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? तो वेट क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ attraction which is exerted by the earth on the
बॉडी और टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। सीन क्लियर है? तो एक एक डेफिनेशन लिख देंगे इनकी यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। गेटिंग माई पॉइंट? फटाफट मास और वेट में डिफरेंस पढ़ ले, मैं पूछूंगा आपसे। ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हम लोग जानते हैं। मून पे, कहां पे? मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम होती है। क्लियर? ये शायद मैंने पहले भी बता दिया था आपको। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया, गलती होगी मुझसे। मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ पे ग्रेविटी का 1/6 टाइम होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? समझ गए? मान के चलो, वैसे ही बोल रहा हूं, अगर अर्थ पे ग्रेविटी 60 होती तो मून पे, समझ में आ रही है बात? 60। वैसे ही बोल रहा हूं। अभी जैसे मून पे मुझे ग्रेविटी निकाली तो मैं क्या करूंगा? अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 पे 6 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये मून पे ग्रेविटी आ गई। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई भी पूछे मून पे ग्रेविटी अर्थ पे ग्रेविटी का कितने टाइम्स होती है, तो बोलना 1/6 टाइम्स होती है। ऐसे बोल पाओगे ना? तो चुपचाप धरे ही रहोगे, बोल पाओ। ठीक है, अच्छी बात है। एक और बात, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। कोई भी बॉडी अगर बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मास बढ़ जाता है। अभी अभी मैंने बोला था मास और वेट में डिफरेंस के मास नेवर चेंजेस। सही बोल रहा हूँ? बोला था। लेकिन यहाँ पर जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो ध्यान रखना, आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें काम करता है। तो सुन लो कहानी क्या है। ये रिलेशन आप लोग डायरेक्ट याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में काम आ जाता है। क्लियर? लिसन एवरीवन। m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर सुने, m और m0, v और c के बारे में आप लोग जानते हो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v यहाँ पर वेलोसिटी है, ये v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से मास को फेंका जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यानी ये कैसा मास है? मूविंग मास। कैसा मास है? मूविंग मास। m0 का मतलब ये है रेस्ट मास। कैसा मास है? रेस्ट मास का मतलब ये है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मान के चलिए 1 किलो की ईंट है। कहा है? 1 किलो की ईंट। भाई 1 किलो की ईंट पे अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी चांद पे धरवा चाह रहा हूँ, तुम दल्लन दोगे? तो शायद तुम दल्लन दोगे, मना नहीं, बोले धर लो, कोई बात ना। क्लियर है? तो अवई मास धरो है या चल रहा है? धरो भाव है ना। मैंने आपको बोला मास कभी चेंज नहीं होता। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये मैंने ऐसे रख दिया, तो मैं अभी इसका जो फील कर रहा हूँ दैट इज द रेस्ट मास। क्लियर? लेकिन मैं 10वें माले थे जय ईंट है तुम्हारी चांद पे धरवा चाह रहा हूँ, तो तुम धल्लन दोगे मोए? तो क्योंकि जब वो ईंट समझ गए ना, तो वो आपको उसका मास बढ़ा हुआ अपीयर होगा। क्लियर है? तो वो जो मास हो गया, दैट मास इज कॉल्ड आइदर यू कैन से काइनेटिक मास और यू कैन से मूविंग मास। समझ में आ रही है बात? तो इस फॉर्मूले से कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके मूविंग मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर m0 क्या है? रेस्ट मास, यानी जब मास रेस्ट पोजीशन में रखा हो तब उसका मास। v हो गए जिस वेलोसिटी से वो मास मूव कर रहा है वो हो गई, और c क्या हो गई? स्पीड ऑफ लाइट। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में रेस्ट मास वगैरह दे रहा है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रही है बात? m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। पढ़ लो, समझ जाओ। ओके, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग ये समझ गए हैं। तो आज के लिए फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।